वेलकम स्टूडेंट टुडेस टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये 11th केमिस्ट्री का है ना। ये पार्ट 1 है यूनिट 4 का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक में, कोई ड्रामा नहीं, सीधा चलते हैं हम लोग। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है ना। हाँ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी तत्व होते हैं उसमें बहुत सारे कक्षक होते हैं, जैसे के कक्षक, एल, एम, एन, ये कक्षा होते हैं। ठीक है, कोष बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोष। उसके बाद उसमें उपकोष होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, ऐसे। ठीक है, तो ये सब तो आप पढ़े होंगे, इसको छोड़िए। हम लोग चलते सीधा संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या। तो बता दूं, जैसे कि सोडियम है हमारे पास, सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। कितना होता है, 11। बोरबल से इसके इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तो 2, 8, 1। और इसको यदि हम लोग आप बोस निकालेंगे तो 1s², 2s², 2p6, 3s1, ये हो गया आप बो। तो इसके जो बाह्यतम कोष है, इस बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वही कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात जो बॉन्डिंग बनाता है, बंध बनाता है। ठीक है, इसी पर निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तत्वों में रासायनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति। कोई भी तत्व है, ये जिस तत्व है ये किसी के साथ मिलेगा, जैसे कि सोडियम में क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो कोई भी तत्व के साथ मिलेगा तो पहले बाउंड बनाएगा, है ना। तो तत्वों में रासायनिक आबंध बनाने की प्रकृति उसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है ना। कि सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देगा कि लेगा, उसी पर निर्भर करता है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या बन जाएगा कि तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका होता है इलेक्ट्रॉन मिला 2 और 6। तो उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है ना। ये हो गया। और उसी तरह हम मान जाए नाइट्रोजन का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का हो जाता है 7, परमाणु क्रमांक 2 और 5। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये बात समझ आई। जैसे कि ये सोडियम का देखें तो बस बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। मतलब ये क्लियर हो गया आपको कि तत्वों के रासायनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित जो तत्व है, इस तत्व के जो बाह्यतम कोष है, उस बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में से वो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो वो बंध में क्या करेगा, भाग लेगा, तो वही कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्लियर होगी बात मेरी। और एक चीज़ और बताता हूँ कि संयोजी कक्ष किसको बोलते हैं, संयोजी कक्ष किसको बोलते हैं। तो जिस जो बाह्यतम कक्ष है उसी को हम लोग बोलेंगे संयोजी कक्ष। तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो उसका तो बाह्यतम कक्ष है, किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वही उसको क्या कहलाता है, संयोजी कक्ष कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर होगी, एकदम छोटी बात है, ये 9वीं 10वीं में पढ़ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो होता है अष्टक नियम से। ये अष्टक नियम है, यही से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, कि अष्टक नियम एक्चुअली में है क्या, ऑक्टेट रूल, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले ये दो वैज्ञानिक हैं, कोसेल एंड लुइस, है ना। इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा पर आधारित संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादित किया, संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादित किया। वो लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, सीधी बात है कि अष्टक नियम क्या है। अष्टक नियम क्या है, देखिए कि कोई परमाणु अणु बनाते समय, जैसे कि कोई परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु है, ओके, ये परमाणु है, और परमाणु क्या बनाता है, आप लोग जानते हो, अणु बनाता है। ये क्या बनाता है, अणु, क्या बनाता है, अणु। तो कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए, तो सबसे पहले ये परमाणु है जुड़ेगा किसी परमाणु से, तो क्या बनाएगा, पहले इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से साझा करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या तो प्रदान करेगा, या तो साझा करेगा। 3 सिचुएशन है। तो उसके फलस्वरूप वो क्या बनाएगा, बाण बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड, रासायनिक बंध बनाएगा। ठीक है, तो कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर अथवा सहभाजन करके, 3 सिचुएशन है बता दिया मैंने, कि मान लो जाए ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, या इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या दोनों का क्या करता है, सहभाजन कर सकता है। अब ये तीनों क्या है, जैसे कि हमारे पास ये सोडियम है,
और एक क्लोरीन है। इसकी संयोजकता होता है +1 में जाएगा, इसका -1 में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को देगा तब ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम का 2 8 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2 8 7, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो ये आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कट जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, इसका 2 8 8, दोनों ऑक्टेट पूर्ण हो गया ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है लेना और देना। तो मतलब सोडियम ने दिया, इसने क्या किया लिया, इसलिए -n बनाएगा, ये +n बनाएगा, ये तो सब जानते हैं आप लोग। अब आता है साझा। क्या आता है साझा? तो साझा का मतलब क्या होता है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसका संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दी। इसके संयोजन इलेक्ट्रॉन 1, इसका कितना 1। तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करता है साझा करता है, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों साझा करता है। तो इनका ऑक्टेट पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 2 में ही पूर्ण होता है, 1 और 2 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ऑक्टेट पूर्ण होगा। मतलब इसमें ना कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, इसमें क्या होता है साझा हुआ है। क्या हुआ है साझा हुआ है। तो यही बताया जा रहा है कि कोई परमाणु अणु बनाते समय, ये परमाणु है अणु बनाएगा H2O का, ठीक है। तो कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रासायनिक बंध बनाएगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर अथवा सहभाजन करके, 3 सिचुएशन है ना, सहभाजन करके अपने बाह्यतम कोश में, इनका जो बाह्यतम कोश है उस कोश में अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब 2 8 1 था सोडियम का और 2 8 7 किसका था क्लोरीन का, तो इसको 1 की जरूरत है तभी ये अष्टक पूर्ण करेगा। 8 होगा जी, 8 मतलब अष्टक पूर्ण करेगा। ये 2 8 और 1 था तो 1 यहाँ से निकल गया, तो केवल बाह्यतम कोश में कौन बचा 8 बचा, ये 1 तो यहाँ पर चला गया, जरूरत नहीं है आपको। तो 2 और 8 8 में अष्टक पूर्ण कर लिया। मतलब सब जितने भी तत्व है ना, वो अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है ना। तो कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर अथवा सहभाजन करके अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसे अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अष्टक नियम। चलिए, तो अष्टक नियम भी क्लियर हो गया होगा आपको, और आगे हम लोग चलते हैं लुईस प्रतीक। तीसरा नंबर का टॉपिक है लुईस प्रतीक क्या है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक, ये एकदम सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। देखिए कि लुईस प्रतीक क्या है ना। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक क्या है, गिलबर्ट न्यूटन लुईस, है ना। इन्होंने इसका प्रतिपादित किया था, लुईस प्रतीक अपने नाम के ऊपर लग दिया है ना। तो देखिए, इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, चलिए अब बाह्यतम कोश मतलब देखिए मैं ऑक्सीजन का बना रहा हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 गया तो 6 बचा, 1 2 3 4 5 6। तो बाह्यतम कोश है, ये इसके लिए बाह्यतम कोश हो गया। तीसरा कोश में तो इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यही अगर 10 होता, कितना होता 10, तो क्या करते हैं पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तो हम लोग ये 6 की जगह कितने लिखते हैं 8 लिख देते हैं। अब ये हो गया 12, कितना हो गया 12। तब क्या करते हैं कि पहले में 2 दूसरे में 8 तो कम्प्लीट होता है, हम लोग तीसरा कक्षा का निर्माण करते हैं। तब पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर 2, 1 और 2। बात समझ रही है ना। तो जो अंतिम कक्षा रहेगा उसका बाह्यतम कक्षा रहेगा, बाह्यतम कोश रहेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो इस विधि में लुईस प्रतीक वाले में देखिए ना, इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये 12 की है, मैग्नीशियम का है, मान लो जाए ऑक्सीजन को छोड़िए, अभी मैग्नीशियम का है। तो इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, ये मैग्नीशियम का बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के प्रतीकों के चारों ओर, ठीक है, उतने ही बिंदु में लगाकर व्यक्त करते हैं। मतलब ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का प्रतीक कौन है Mg, इसका प्रतीक है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व मतलब मैग्नीशियम के, ठीक है, प्रतीक के चारों ओर उतने ही बिंदु लगाकर, कितने बिंदु लगाकर करते हैं जितने कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो इसमें हम लोग लुईस प्रतीक करेंगे 1, ये 2 बिंदु डाल दिए। तो ये किसका बन गया मैग्नीशियम का, किसका बन गया मैग्नीशियम का, लुईस प्रतीक हो गया।
ठीक है। तो इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के प्रतीक के चारों ओर उतने ही बिंदु लगाकर व्यक्त करते हैं जितने कि उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो जैसे कि हम लोग एक आध करोड़ देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मिलने वाले 2 और 5, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। और देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं। ठीक है। बेरिलियम का देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। बेरिलियम का देखते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें कितने बिंदु रहेंगे? 2 बिंदु रहेंगे। इसमें कितने बिंदु रहेंगे? 5 बिंदु रहेंगे। ठीक है। और ऑक्सीजन का देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन यही यहाँ पर देखिए 8 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 2 और 6, तो इसका बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ये लुईस संरचना हो गया इसका। ठीक है। लुईस प्रतीक हो गया। ठीक। आगे आते हैं लुईस प्रतीक। क्लियर हो गया आपको? लुईस प्रतीक के कुछ महत्व। ये संयोजी या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब संयोजी या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, मतलब ये 6 बिंदु। इसका मतलब ये समझ आ गया कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग जान गए कि 6 लिखा है, मतलब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तत्वों की सामान्य या समूह संयोजकता की गणना से में सहायक है, मतलब इनकी संयोजकता निकालने में सहायक है। जैसे कि संयोजकता निकालते हैं ऑक्सीजन का, तो देखिए कि इसका परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पता चला गया? क्योंकि हमारे इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, मतलब हमने कितने बिंदु डाले हैं? 6 बिंदु डाले हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है अपने को कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इससे ये हमको पता चल गया कि इस लुईस प्रतीक के माध्यम से हमको संयोजकता निकालना आ जाएगा। कैसे निकालना आ जाएगा? देखिए 2 और 6, इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसकी संयोजकता हो जाएगा -2 ऑक्सीजन की। तो ये आपका क्लियर हो गया लुईस प्रतीक। चलिए, तो आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है आयनिक बंध या आयनिक यौगिक। ठीक है। ये बहुत ही सरल ही सवाल है, और ये बहुत सारे सवाल आप लोग 9वीं 10वीं में पढ़ चुके होंगे। आयनिक बंध क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड है, तो ये कैसे बनता है? 3 प्रकार के बंध होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध, है ना। जिसमें से मूल रूप से लोग आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध को पढ़ेंगे, है ना। तो आयनिक बंध क्या है? तो हमारे पास एक सोडियम परमाणु है। ओके, सोडियम परमाणु है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कैसे होती है? सबसे इसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1। एक होता है क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17 होता है ना, और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7। चलिए, आयनिक बंध क्या है, आयनिक यौगिक क्या है, यही समझना है अपने को, है ना। कि यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, ये सोडियम परमाणु है, एक क्लोरीन परमाणु है, तो यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंध आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। मतलब ये है सीधी बात। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझेंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तब क्या होता है? ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। स्थानांतरण होता है, यहाँ पर लिखा है ना, स्थानांतरण होता है। तो यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दे इसको, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, क्योंकि दोनों जने अष्टक पूर्ण कर लिया। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक पूर्ण कर लिया। यही बात है कि यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंध आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है, और फलस्वरूप बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, यही समझना है आप लोग को, आयनिक यौगिक किसको बोलते हैं, है ना।
क्लियर हो गई ये। चलिए, तो ये आयनिक बंध क्लियर हो गया। और आगे हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक बंध को प्रभावित करते हैं। पहला आता है परमाणुओं की ऋण विद्युतता में अंतर, है ना। ये ऋण विद्युतता क्या है आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। तो आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्वों की ऋण विद्युतताओं में अंतर जितना अधिक होगा, अंतर मतलब क्या होता है, एक प्रकार से दोनों को घटा देंगे, उसको हम बोलेंगे हम लोग अंतर। तो आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्वों की ऋण विद्युतताओं में अंतर जितना अधिक होगा, आणविक बंध उतना ही सुगमता से बनेगा। ठीक है, मतलब ऋण विद्युतता का मान जितना, ऋण विद्युतता के मान में जितना अंतर होगा, अंतर मतलब कमी एक प्रकार से कहा जाए, है ना, उतना ही सुगमता से। अब कमी नहीं होता है, कमी का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर होना जरूरी है, ठीक है, कमी से मतलब नहीं है इसका, है ना। परमाणुओं के ऋण विद्युतताओं में अंतर। दूसरा आता है आपका आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है कि किसी तत्व की आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी, ये आयनन एंथैल्पी का वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, कि किसी तत्व की आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी वह उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब कोई भी तत्व जैसे सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, खोता है, मतलब तब ये कौन सा आयन बनाता है, प्लस आयन बनाता है, ठीक है। तो ये क्लियर होगी आपको कि किसी तत्व की आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी वह उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जितनी अधिक होगी, जितनी ही अधिक होगी ना इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब कोई भी तत्व उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, है ना, यदि अधिक होगी तो क्या होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है, और कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है, याद रखिएगा, है ना, कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी जितनी अधिक होगी वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। और चौथा पॉइंट का नाम है जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा, तो इसके लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जालक ऊर्जा क्या है, ठीक है। जालक ऊर्जा मैं क्लियर कर देता हूँ आगे, लेकिन यहाँ पर कुछ देखिए कि केवल जालक ऊर्जा पॉइंट डालिएगा, और यहाँ पर हमको क्रिस्टल जालक को समझाने की जरूरत नहीं, केवल इतना लिखना है कि जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा आयनिक बंध का निर्माण उतना ही सुगमता से होगा। मतलब जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा आयनिक बंध का निर्माण उतना ही सुगमता से होगा, है ना। तो इसके लिए आपको जालक ऊर्जा जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जालक ऊर्जा का ही परिभाषा क्लियर कर लेते हैं, है ना, कि एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का, है ना, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवी गैसी आयनों से निर्मित होने पर, चलिए ये एक बना दिया मैंने गैसी आयन, ये दूसरा बना दिया मैंने गैसी आयन, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों गैसी आयन, है ना, है ना, देखिए वर्ड को समझना कि एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का, ये मैंने बना दिया 1 मोल आयनिक ठोस क्रिस्टल, है ना। तो एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवी गैसी आयन, ये उसका अवयवी गैसी आयन है दोनों, है ना, से निर्मित होने पर, अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं, है ना, गैसी आयन है उन दोनों से निर्मित होती है कौन, एक मोल आयनिक क्रिस्टल। तो एक मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवी गैसी आयनों से निर्मित होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब ये दोनों जब ऐड हो रही है और एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं तो इस समय एक ऊर्जा विमुक्त होती है ना, ठीक है। तो जितना ऊर्जा उत्सर्जित होगी वह आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। मतलब जब ये दो गैसी आयन है मिलता है तब एक
क्या बनाता है, आयनिक क्रिस्टल बनाता है। तो उस समय कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को हम लोग बोलेंगे जालक ऊर्जा। अब दो तरीका से हम लोग जालक ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। एक टाइम वो हो गया, दूसरा देखिए कि एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल से उसके अवयवी आयनों को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। देखिए ये दो जने मिलकर एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनाया। अब क्या होता है कि अब ये हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है। अब इसी को हमको क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है, इसके पृथक करना है। जैसे कि एक, ये दो, इसके दो अवयव है, दो अवयव है, ठीक है। इसको मैंने एक को मैंने मान लिया अवयव ए, एक को मान लिया मैंने अवयव बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको तोड़ना है। तो हम लोग किस में तोड़ना है, ए और बी में तोड़ना है। तो ए में तोड़ दिए और किस में तोड़ दिए, बी में तोड़ दिए, ठीक है, उनके अवयव में, है ना। तो इस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही कहलाएगा उसका जालक ऊर्जा। देखिए उस समय ऊर्जा विमुक्त हुई, ठीक है, वो आपका जालक ऊर्जा कहलाएगा। तो एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल से, ये एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल से उसके अवयवी आयनों को, इनके अवयवी आयन कौन है, ए और बी, ए और बी इसके अवयवी आयन है। तो उसके अवयवी आयनों को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। मतलब इसको पृथक करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही जालक ऊर्जा कहलाएगी। इसके पहले वाला देखिए कि एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवी गैसीय आयनों से निर्माण होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब ये दो जने मिलकर जब एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनाता है, ठीक है, तो उस समय, है ना, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा। बस यही समझना है आपको। चलिए तो क्लियर हो गया, है ना। तो हो गया आयनिक यौगिक के। चलिए तो आगे का जो पॉइंट आता है वो आता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, तो इस बंध को समझने के लिए इसमें तीन सिद्धांत आते हैं। तो पहला सिद्धांत है लुईस लैंग-म्यूरल सिद्धांत। लुईस लैंग-म्यूरल सिद्धांत, है ना, इसमें तीन है, लुईस लैंग-म्यूरल सिद्धांत। दूसरा आएगा आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत और तीसरा आएगा आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, आगे हम बताते जाएंगे। तो अभी कल चलते हैं हम लोग लुईस लैंग-म्यूर सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये लुईस मैग्नर सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है ना। तो लुईस मैंग-म्यूर सिद्धांत के अंतर्गत क्या लिखना है उसको समझना, कि यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग केवल दो चीज़ जानते हैं कि कोई भी सोडियम है, कोई भी तत्व है या वो इलेक्ट्रॉन को देता है, अर्थात स्थानांतरित करता है या तो लेता है। ठीक है, देता है और लेता है, दो ही चीज़ें हैं, ग्रहण करता है ना। एक चीज़ और जानना है हमको कि साझा करता है। आयनिक बंध हम लोग पढ़े, उसमें क्या होता है, केवल देता और लेता है ना। तब वो अपना अष्टक पूर्ण करता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको सहसंयोजक बंध पढ़ना है, तो उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि केवल लेता है और देता है, उन्हीं से ही कोई अष्टक पूर्ण नहीं करता, बल्कि वो साझा करके भी अष्टक पूर्ण कर सकता है ना। तो यहाँ पर लिखना कि लुईस लैंगलर सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन भी कर सकता है। ठीक है, सहभाजन भी कर सकते हैं। अब मेन डिटेल करना कि जब दो परमाणु आपस में इस प्रकार संयोग करें कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके, दोनों इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। चलिए तो हम लोग कुछ देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे कि हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है ना। तो इसका बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये अब ऑक्टेट पूर्ण करना है किसी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ। ठीक है, तो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का जो बाह्यतम सहज इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब आप जानते हो कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, 32 ऐसा होते जाता है ना। ये 2 8 8 18 32 भी हो सकता है ना। तो इसको आपको पूर्ण करना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात यह है कि आपको
दोनों का ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो ले सकता है, ये आपका आयनिक बंध चलता है। अब सहसंयोजी बंध में क्या बोला जा रहा है कि जब दो परमाणु आपस में इस प्रकार संयोग करे, ये दो परमाणु हैं आपस में इस प्रकार संयोग करे कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके, समान एक का साझा करता है तो ये भी एक का साझा करेगा, तो समान संख्या में साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। ठीक है, तो बने बंध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं, और इस प्रकार के बने यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो ये देखिए, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को पहले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है, ऐसे है ना, इनके साथ। तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, जो साझा इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए भी गिना जाएगा और इसके लिए भी गिना जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए 1 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, क्लियर हो गया। इस हाइड्रोजन के लिए 1 और 2, ये हो गया, मतलब दोनों ने ऑक्टेट पूर्ण कर ली। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ देखिए कि जब दो परमाणु आपस में इस प्रकार संयोग करे, दो परमाणु आपस में इस प्रकार संयोग करे कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोश, दोनों परमाणु के बाह्यतम कोश है ना, दोनों परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ना, दोनों परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, या बाह्यतम कोश नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके, है ना, समान संख्या में साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, तो बने बंध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं, व इस प्रकार के बने यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये बनेगा यौगिक H2, ये क्या बनेगा, सहसंयोजी यौगिक, है ना। और हमारे पास और बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है, जिसमें देखिए उदाहरण पहला नेम देख चलते हैं हम लोग, समपरमाणु अणु, समपरमाणुक है ना। तो समपरमाणुक मतलब देखिए, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लोरीन का, हाइड्रोजन का भी बता दिया मैंने, तो क्लोरीन का यूज़ करते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 7 ऐसे निकालेंगे। तो 2 क्लोरीन परमाणु, देखिए 1 क्लोरीन परमाणु, ये दूसरा 2 क्लोरीन परमाणु, तो इसका क्या निकलेगा, 2 8 7 2 8 7। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक है, एक को इधर डाल देते हैं, इसको यहाँ पर हटा देते हैं, हट गया। ये 2 2 4 2 3 6 और 1 7, ये इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। तब क्या करता है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, कितना इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ। तो क्या हो जाता है, 1 का साझा करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका भी ऑक्टेट पूर्ण हो गया। इसका देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये दोनों का है ना, इसका भी है और इसका भी है साझा इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान नहीं किया, केवल इन्होंने दोनों का क्या किया, साझा किया, जिसके फलस्वरूप जो यहाँ पर बंध बनता है वो बंध कहलाता है आपका सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, तो ये समपरमाणुक अणु है। ठीक है, विषम परमाणुक अणु में देखेंगे तो विषम परमाणुक अणु में हम लोग देख लेते हैं उदाहरण में एक आध, है ना, हम लोग देख लेते हैं विषम परमाणुक में जल का देख लेते हैं, H2O, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, न कि आदान प्रदान। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो ये इनके साथ ये H का अष्टक पूर्ण हो गया 2 इलेक्ट्रॉन में। इस हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसका भी ऑक्टेट पूर्ण हो गया। अब देखिए कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण होता है कि नहीं होता है, कि 2 2 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूर्ण हो गया। अब देखिए विषम परमाणुक अणु, विषम परमाणुक मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इधर का हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, मतलब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, लेकिन जो ऑक्सीजन है उन्होंने 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। ये विषम परमाणु अणु है। ठीक है, दोनों उदाहरण को आपको अच्छी तरह से समझना है सहसंयोजी यौगिक के बारे में। ठीक है, और सहसंयोजी बंध के बारे में। ठीक है, अब सहसंयोजी बंध क्लियर कर लेते हैं हम लोग, और सहसंयोजी बंध के बाद आता है सहसंयोजी यौगिक। तो मैंने बता दिया सहसंयोजी यौगिक। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं सहसंयोजक यौगिक के गुण में। चलो देखते हैं सहसंयोजक यौगिक के गुण। तो साधारण ताप व दाब पर सहसंयोजक यौगिक के अणुओं के बीच दुर्बल वल्डर वाल बल पाया जाता है, अतः ये प्रायः द्रव या गैस होते हैं भौतिक अवस्था में। ठीक है। उच्च अनुभार वाले यौगिक ठोस होते हैं, जैसे कि नॉर्मलतः भौतिक अवस्था में देखें तो सहसंयोजक यौगिक क्या है, द्रव या गैस होते हैं, लेकिन उच्च अनुभार वाले यौगिक जैसे कि नाइट्रोजन है, ये बेरियम है, ये आयोडीन है, ये सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक दूसरा सहसंयोजक यौगिक के गुण है। इन यौगिक की गलनांक तथा क्वथनांक आयनिक यौगिक की अपेक्षा कम होती है ना। इसका कारण यह है कि अणु अति दुर्बल आकर्षण बल वंडर वाल बल से जुड़े हुए होते हैं, और इसके विपरीत हम लोग देखेंगे तो जो आयनिक यौगिक है ना, आयनिक यौगिक है उसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि ना वो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए दिशात्मक प्रकृति। तो सहसंयोजक बंध दृढ़ तथा दिशात्मक होते हैं, अर्थात दो बंधों के बीच निश्चित कोण होता है ना। जब दो बंध बनता है तो उसके बीच एक निश्चित कोण होता है, अतः ये यौगिक त्रिमित समवायता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। विलेयता, ये यौगिक अध्रुवी होते हैं, अतः अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, पिरिडीन, ईथर आदि में विलेय है, किंतु जल में अविलेय है। क्लियर हो गई। विद्युत चालकता, चूंकि सहसंयोजक यौगिक आयनित नहीं होते, अतः ये यौगिक विलयन में या गतित अवस्था में विद्युत के कुछ चालक होते हैं। तो इतना बस लिख देंगे विद्युत के कुछ चालक तो चल जाएगा। तो इस तरह से सहसंयोजक यौगिक के गुण ये क्लियर हो गया आप।